इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी, स्मॉलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए देखते हैं कंडक्टेंस के बारे में। देखिए, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो को अपोज करती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है रेजिस्टेंस। ठीक है। और दूसरा ऐसी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, मतलब ऐसा वो सॉल्यूशन, वो लिक्विड सॉल्यूशन जो क्या करे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो की हेल्प करे। ठीक है, जो करंट फ्लो की हेल्प करे वो प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो का हेल्प करे वो कंडक्टेंस, और जो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो का अपोज करे वो रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। तो देखिए, कंडक्टेंस इसे सी से इंडिकेट कर सकते हैं या जी से। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू होगा, जी इज इक्वल टू होगा 1/r, या सी से भी कह सकते हैं या जी से भी, फिलहाल जी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, तो जी इज इक्वल टू होगा 1/r। क्या है डेफिनेशन? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या आएगा? कंडक्टेंस। अगर हमें कैलकुलेशन करनी है कंडक्टेंस की तो कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या जाएगा? कंडक्टेंस। होता क्या है देखिए, अगर हम आप उसकी डेफिनेशन समझे, इसका मीनिंग समझे क्या है कंडक्टेंस। इट इज डिफाइंड एज, ये कह रहा है असिस्टेंस या कह सकते हैं हेल्प एफर्ड बाय द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट्स, टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट या वो सॉल्यूशन जो क्या करे? करंट फ्लो में हेल्प करे, क्या कहलाता है? वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंडक्टेंस। क्लियर? तो इट इज द डिफाइंड एज द असिस्टेंस या कह सकते हैं हेल्प एफर्ड ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स टूवर्ड द फ्लो ऑफ करंट। चलिए, और किससे किससे रिप्रेजेंट होगी, किससे कैलकुलेट होगी? तो जी इज इक्वल टू होगा 1/r। आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। तो 1/r क्या हो गया? ओम इनवर्स, या ओम का भी उल्टा देखिए, OHM, तो इसका उल्टा कर देंगे मोह। ठीक है, ये इसे बोलते हैं सीमेंस, एस से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी जो यूनिट हो गई वो ओम इनवर्स हो गई, या मोह हो गई, या क्या कह सकते हैं? सीमेंस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस तो आप जानते ही हैं, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, किसी फिक्स अमाउंट के लिए क्या है जो रेजिस्टेंस निकालते हैं 1 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए क्या होगा? हम क्या करें, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो का अपोज करेगी वो कहलाएगा रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो किस में डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम में, लीटर में। ठीक है, तो पर वॉल्यूम, और पर वॉल्यूम भी कैसा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो लिक्विड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो कितना रेजिस्टेंस एफर्ड करता है किसके लिए? करंट फ्लो के लिए। वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यह क्या बोलते हैं? इसे रेजिस्टिविटी। चलिए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब आप जानते हैं, और स्पेसिफिक मतलब किसी पर यूनिट के लिए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कह सकते हैं इसे रेजिस्टिविटी, और किससे इंडिकेट करते हैं? रॉ से। क्या होगा? इट इज द रेजिस्टेंस एफर्ड बाय द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, या कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कितना रेजिस्टेंस एफर्ड करेगा, वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। देखिए, जैसे हम कंडक्टर में जब हम रेजिस्टेंस में पढ़ा था, जब हमने क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, तो कोई भी हमारे पास कोई वायर था, तो इस वायर में क्या लेते थे? उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते थे और लेंथ लेते थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते थे? जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डायमेंशंस के, और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? लेंथ के डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाए थे तो एक कांस्टेंट आ गया था रो, जिसे बोल रहे थे रेजिस्टिविटी। तो R इजिकल टू हो गया था रो L/A। ये यहाँ से रो अगर हम निकालें तो रो इजिकल टू हो जाएगा, ये R देखिए क्या हो जाएगा? RA/L। ठीक है, अब हम क्या करें? अगर हम क्या कर रहे हैं, एरिया क्या ले लें? एरिया ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ले लें 1 सेंटीमीटर। तो एरिया भी 1 हो गया, एल भी 1 हो गया, तो बस क्या बचा? आर बचा। तो उस केस में जो रो है वो किसके इक्वल हो गया? रेजिस्टेंस के। तो ये वॉल्यूम, अगर मैं एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम देखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहला रही है? रेजिस्टिविटी।
या क्या बोल सकते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो तो इस केस में जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, तो उस केस में रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। और ये क्या है, यूनिट। अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, रेजिस्टिविटी की यूनिट देखें तो क्या होगी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। कैसे ले रहे हैं जरा देखिए, अगर यूनिट हमें निकालनी तो यूनिट यहीं से निकालनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस देखिए, रोज इक्वल टू हो गया था, रोज इक्वल टू हो गया था आर ए अपॉन एल, आर की यूनिट हो गई ओम, और इसकी क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा तो क्या बच जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। फिलहाल किस में लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में। चलिए, जैसे ये बैलेंस बीस्टोन ब्रिज है, बैलेंस बीस्टोन ब्रिज में आपको पता ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको। बैलेंस ये बीस्टोन ब्रिज होगी, और इसे बैलेंस बीस्टोन ब्रिज कब कहते हैं, जब आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन क्या हो, सेम, या रेशो क्या हो जाए, सेम हो जाए। कैसे, इन दोनों का रेशो इक्वल हो इन दोनों के। तो इससे क्या करते हैं हम, जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस का, किसी भी अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक बीस्टोन ब्रिज है, इसको हमने क्या कर दिया, किसी भी सेल से किसी भी बैटरी से जोड़ दिया, इसमें करंट फ्लो करेगी। अगर ये बैलेंस बीस्टोन ब्रिज है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनका जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए इनके रेशो के। तो आर एच अपॉन आर वन इक्वल होना चाहिए आर थ्री अपॉन आर टू। क्लियर। तो आर एच अपॉन आर वन इक्वल होना चाहिए आर थ्री अपॉन आर टू। वहां से क्या हम निकाल सकते हैं, आर एच। आर एच मतलब जो कि इस कोई भी हम निकाल सकते हैं, आर वन निकालना हो, आर एच निकालना हो। ये हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं इसे बैलेंस करने के लिए। ये फिक्स रेजिस्टेंस है मगर नॉन रेजिस्टेंस है, और आर वन अगर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो आर वन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो या तो रेशो ले लिया करो, मगर मैं रेशो पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूं आमने सामने वाली मल्टीप्लिकेशन, आमने वाले सामने वाली मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आसान होती है एज कंपेरिजन टू डिवाइडेशन के। चलिए, अब बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या बोलें कंडक्टिविटी, इसे किस इंडिकेट करते हैं, के से, या कापा बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कापा, या वैसे के की बस इसका एक सिंबल्स बड़ा कर देते हैं, क्या बोल देते हैं, कापा। चलिए, क्या है जी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो पर यूनिट के लिए बात हो गई। तो इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। क्या होगा ये कंडक्टेंस, तो आपको पता ही है, जो करंट फ्लो का क्या कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो। ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस एफर्ड बाय द 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कितनी कंडक्टेंस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वही क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक का मतलब किसी पर यूनिट के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। और वैल्यू निकलेगी कैसे इसकी, अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो के इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा किसके, रेजिस्टिविटी के। और रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू क्या थी, रो इज इक्वल टू क्या थी, आर ए अपॉन एल। और वो एल कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। अब समझिए, 1/r को मैं क्या बोल सकता हूं, कंडक्टेंस जी, और L अपॉन ए ये एक नई टर्म्स आती है, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसे हम लिख रहे हैं जी स्टार से। तो देखिए, जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो गई, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के, 1 अपॉन रो के, या फिर क्या हो गया 1 अपॉन आर एल इंटू ए। और 1 अपॉन आर को लिख सकते हैं जी कंडक्टेंस, और L अपॉन ए को लिख सकते हैं जी स्टार, और ये जी स्टार कहलाता है सेल कांस्टेंट। तो जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, L अपॉन ए। अगर यूनिट की बात करेंगे तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेल कांस्टेंट की, सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या है, किसी भी गिवन सेल के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। देखिए, तो ऑलवेज ये जो सेल कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, या कह सकते हैं फिक्स्ड फॉर ए गिवन सेल। किसी भी गिवन सेल के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है किस निकल रही, एल अपॉन ए से। और एल क्या होता है, ये लेंथ क्या होता है मालूम है, ये लेंथ होती है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस होती है। और ये एरिया क्या होता है, इलेक्ट्रोड का जो फेसिंग एरिया है, जो दो इलेक्ट्रोड आपस में क्या है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और लिक्विड में क्या है, मर्ज हैं, वो कहलाता है सरफेस एरिया। तो कौन सा सरफेस एरिया, वो फेसिंग सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, लिक्विड के अंदर का। और किसका एरिया, प्लेटों का, इलेक्ट्रोड का। ठीक है। और एल क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लेंथ होती है ये। और यहाँ पे तो के क्या हो गया, यहाँ के हो गया, के कहलाएगा कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या कह सकते हैं मोह मीटर इनवर्स, या कह सकते हैं मोह को या ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, सीमेन। तो सीमेन मीटर इनवर्स। चलिए, क्लियर हो गई बात।
तो ये फॉर्मूला ज़्यादा ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैसे इससे कोई खास ऐसी कोई खास बात इसमें नहीं है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कहाँ पूछा जाएगा, इस टाइप से आप प्रैक्टिकली हमें दो प्रैक्टिकल देंगे, दो एक्सपेरिमेंट देंगे। एक्सपेरिमेंट 1 में दे देगा जैसे के दे दिया और जी दे दिया, और जी सेल हमें नहीं दे रखा। तो पहले एक्सपेरिमेंट से क्या है, के हमें गिवन है और जी हमें गिवन है, तो क्या निकाल लूंगा मैं यहाँ से, सेल कांस्टेंट निकाल लूंगा। तो ये सेल कांस्टेंट मैं क्या कर लूंगा, डिटरमाइन कर लूंगा इस पहले एक्सपेरिमेंट से। फिर वो दूसरा एक्सपेरिमेंट देगा। अब के दूसरे एक्सपेरिमेंट में जी दे रखा है और के पूछ रहा है, तो जब मुझे सेल कांस्टेंट पहले एक्सपेरिमेंट में पता चल चुका और सेल कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, फिक्स, तो ये जो जी सेल कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी वो ऊपर वाला यूज कर लेंगे, फ्रॉम अबव। तो अब हमें पहले केस में ये मालूम था, ये मालूम था, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरे केस में ये पूछ रहा है तो ये मालूम है और ये अब मालूम, क्योंकि पहले का जो सेल कांस्टेंट है वही दूसरे केस में होगा, क्योंकि सेल तो सेम ही रहा, एक ही सेल के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो सेल कांस्टेंट फिक्स हो गया। तो ये दो वैल्यू पता चल जाएंगी तो तीसरी पता चल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। चलिए, मोलर कंडक्टेंस, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में यहां पे प्रॉब्लम पूछ लेता है। कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे प्रॉब्लम नहीं पूछता, इससे जो अगला लेक्चर बनेगा वहां पे कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन में बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता जहां पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि इसमें क्या है तो क्वेश्चन फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मगर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, या तो नर्स इक्वेशन पे या फिर यहाँ से बन जाता है न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को हम दिखाएंगे लैम्डा एम। लैम्डा ऐसे भी लिखी जाती है और एक लैम्डा ये भी लैम्डा ही होता है, तो ऐसे लिख दो इसे लैम्डा एम से। देखिए, ये वाला लैम्डा बना दिया लैम्डा एम, या ये वाला लैम्डा बना दिया, या फिर म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस लैम्डा से। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस तो आप जानते हैं जो करंट फ्लो का हेल्प करे, और मोलर का मतलब 1 मोल। 1 मोल के लिए क्या कंडक्टेंस होगी उसके लिए, तो वो क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस। देखिए, इट इज द कंडक्टेंस, इट द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट का कोई गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें उसके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के कितने 1 मोल क्या है, डिसॉल्व है, तो उस सॉल्यूशन से जो कंडक्टेंस क्रिएट हो रही वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर होगी बात। इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व है, तो उस सॉल्यूशन से कितनी कंडक्टेंस क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए, तो लैम्डा एम क्या होगा, कंडक्टेंस किसकी, एक की, और इनटू क्या कर देंगे किसके लिए, 1 मोल ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू क्या कर देंगे, वी। तो क्या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, के इंटू वी। चलिए, अब ये मेन फॉर्मूला नहीं है, मेन फॉर्मूला देखिए कहां से आएगा अभी। चलिए, ये थोड़ी सी हम डेराइव कर रहे हैं फॉर्मूले को, इस टाइप का डेरिवेशन केमिस्ट्री में कभी नहीं आता, आप तो बस डायरेक्ट सीधा मेन फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अभी वो मेन फॉर्मूला आने वाला है, समझिए। तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस आ गई वो कितनी हो गई, के इंटू वी। ठीक है, के क्या थी, 1 वॉल्यूम की, और इंटू वी की, जिसमें वी वॉल्यूम कौन सा हो गया, जिसमें 1 मोल डिसॉल्व है। के तो हो गई 1 मोल की, 1 मोल वॉल्यूम क्या कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो कंडक्टिविटी क्रिएट कर रहा है वो तो कहलाई थी के। अब हमने क्या ले लिया, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दी, कौन सा वॉल्यूम, वी से। वी कौन सा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल क्या है, डिसॉल्व है। चलिए, जैसे मान दिए सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन वी लीटर, सी मोल प्रेजेंट है किसमें, वी लीटर में, या कह सकते हैं 1000 वी सेंटीमीटर क्यूब में। ये लीटर था, तो लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1000 वी हो जाएगा। तो वी लीटर, सी मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट थे वी लीटर वॉल्यूम में, या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लोगे तो क्या हो जाएगी, 1000 वी सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो सी मोल थे इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, तो 1 मोल किसमें डिसॉल्व होगा, डिवाइडेड बाई सी। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब में लेके चल रहा हूं। अब क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी है उसी तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए, तो देखिए इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कंडक्टेंस क्या था, ये तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना होगा जी, तो इतने के लिए करेंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसकी तो के की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 100 वी अपॉन सी से। समझिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस कितनी है, के, तो इतने वॉल्यूम की वजह से, कितने वॉल्यूम की वजह से, जिसमें 1 मोल घुला है। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट के उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिसमें 1 मोल घुला है,
और 1 मोल घुला कितने वॉल्यूम में था, इतने वॉल्यूम में। एक वॉल्यूम की कंडक्टिविटी कितनी है, के, तो इतने वॉल्यूम की कंडक्टिविटी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। के की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इससे। तो ये क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई उस वॉल्यूम की जिस वॉल्यूम में 1 मोल घुला है, या कह लो कंडक्टिविटी आ गई 1 मोल वॉल्यूम। क्लियर। चलिए, तो यहां पे क्या हो गया, तो ये क्या है 100V/C, ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में 1 मोल क्या था, डिसॉल्व था। तो इसके लिए कंडक्टिविटी, अगर 1 मोल के लिए कंडक्टिविटी इतनी थी, तो इतने वॉल्यूम के लिए, इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कंडक्टिविटी क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतने से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी वॉल्यूम में 1 मोल क्या था, डिसॉल्व था। चलिए, तो मेन फॉर्मूला क्या हो गया, 1000 के अपॉन, देखिए इस v को अपॉन में लिया तो 1000 इंटू के अपॉन क्या होगा, C/V। C क्या है यहाँ, मोल है, कंसंट्रेशन नहीं, कभी कंसंट्रेशन मान लो। तो C क्या है यहाँ, मोल। तो C मोल्स अपॉन वॉल्यूम किसे क्या बोल सकता हूँ, मोलर कंसंट्रेशन, M। तो क्या फॉर्मूला बन गया, तो ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया 1000 K/M। तो बस ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना, अब आगे मेन फॉर्मूला लिख रहे हैं, बस यही मेन फॉर्मूला, उसको आगे ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो बता रहे हैं आगे। देखिए, तो मोलर कंडक्टिविटी वो क्या हो गई, 1000 K/M, जहां पे K क्या है, के है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। के क्या हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और M क्या हो गई, कंसेंट्रेशन, या कह सकते हैं मोलैरिटी, मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। जो मोलैरिटी, M मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन भी किसकी टर्म्स में, मोल पर लीटर में। और ये क्या आ गई, मोलर कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। पर मोल के लिए, मोलर है तो पर मोल के लिए तो आएगी, और इसकी कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी की यूनिट होती क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब इसको अगर हमें क्या करना है, अगर इसको सी की फॉर्म में लेंगे, सी मतलब मोल पर मीटर क्यूब, तो अगर यहाँ पे हमारी इसकी यूनिट क्या है, अगर इसकी यूनिट किस में हो जाए, मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा, कंसिडरेशन को लीटर की जगह मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। और मीटर क्यूब में लेंगे, लीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। इसको अगर मोल पर लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ K/C, M की जगह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। तो ये K/C यूज कर सकते हैं किसमें, किसमें, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, बस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और वहां M की जगह क्या आ जाएगा, C। और ये M क्या थी, ये भी कंसिडरेशन थी, ये भी कंसिडरेशन है, मगर ये कंसिडरेशन थी मोल पर लीटर में, और ये कंसिडरेशन है मोल पर मीटर क्यूब में। मगर हमें क्या है, मान लीजिए ये कंडक्टिविटी तो देखी इस यूनिट में, कंडक्टिविटी तो देखी सेंटीमीटर की स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, और मुझे C नहीं दे रखा, यही दे रखा है, M ही दे रखा, तो फिर कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए, तो फिर अगर मुझे मोल पर लीटर ही लेना है, एंड कंसिडरेशन तो सी में ना देख के मोल पर लीटर में दे रखी, मोल पर मीटर क्यूब में नहीं दे रखी, मगर जो कंडक्टिविटी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो मुझे यहाँ पे अगर क्या करना है, इसी यही वाली एम वाली यूज करनी है, और मगर कंडक्टिविटी निकालनी है इस यूनिट में, तो फिर फॉर्मूला क्या है, इसे 1000 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं इसको अगर हमें क्या करना है, वापिस मोल के फॉर्म में रखना, तो इंटू 1000, क्योंकि सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी इजिकल टू होता है, सी देखो हमने m की, सी इजिकल टू होगा 1000 इंटू एम, तो सी की जगह हम क्या रख लेंगे, 1000 इंटू एम, और ये क्या हो जाएगा, m भी आ गया, और ये यूनिट जो है मीटर की स्क्वायर में आ गई। मगर उसमें देखिए, अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में और एम की में निकाल रहा हूँ तो 1000 ऊपर था, और अगर मैं मीटर स्क्वायर में निकाल रहा हूँ तो फिर 1000 कहाँ है, नीचे है। आगे बस समझ में, तो थोड़ा सा इनको कंफ्यूज मत होइएगा, मेन वैसे यही फॉर्मूला यूज होता है जो ऊपर वाला है। इसकी कहीं जरूरत पड़ जाए कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह उसने मीटर स्क्वायर में दे दिया, तो 1000 नीचे उतार लाना, ठीक है। चलिए, अब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब बस समझ जाइए आप, इक्विवेलेंट का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिस वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो, डिसॉल्व हो। मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिसमें 1 मोल घुला हो। और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिस वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, डिसॉल्व है इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखिए, इसे लिखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। लैम्डा आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 gram equivalent of the electrolyte present in that volume of the solution which in present between the electrolytes, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में दो इलेक्ट्रोडों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स भरा होता है,
तो इसने क्या कहा, उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइट के वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिस वॉल्यूम में क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है डिसॉल्व है। चलिए तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए देखिए 1 मोल पर लीटर में जो डिजोल है उसे क्या बोलते हैं, मोलेटी। और किसी 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे मोलेटी की जगह क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी। मतलब कंसंट्रेशन वहां तो मोलेटी की टर्म्स में थी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, 1 मोल 1 लीटर में कितने मोल घुले हैं वो तो कहलाती थी मोलेटी। और 1 मोल 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट घुले हैं, डिसोल्व हैं, उसे बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो उस इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मोलेटी में ले रहे थे, कब, जब मोलर कंसंट्रेशन निकाल रहे थे, मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे थे। और जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो कंसंट्रेशन किस में लेंगे, नॉर्मलिटी के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स, और ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए कौन डिफाइन होता है, नॉर्मलिटी। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल वही हो गया, 1000 के अपॉन क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी। ठीक है, अगर आप इसे किस में रखना चाहते हैं, अगर ये क्या हो जाए, अगर इसमें ये किस में आएगी, इस समय सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर ये पर मीटर क्यूब में हो जाए, जैसे इक्विवेलेंट पर लीटर था, इक्विवेलेंट पर लीटर की जगह क्या हो जाए, पर मीटर क्यूब हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ से 1000 हट जाएगा। जैसे वहां पे के अपॉन सी हो गया था, ऐसे भी यहाँ भी के सी हो जाएगा। और अगर ये किस में आ जाए, और ये यूनिट किस में आ जाएगी, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह किस में आ जाए, मीटर में, और ये किस में आ जाए, लीटर की जगह मीटर क्यूब में, तो फिर वो 1000 हट जाएगा। और अगर ये किस में सेंटीमीटर में आ जाए, मतलब ये लीटर इक्विवेलेंट पर लीटर में हो जाए, और ये किस में हो, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर में, तो फिर क्या हो जाएगा, अपॉन में 1000। मतलब वैल्यू किस में लेनी है, इक्विवेलेंट पर लीटर वाली लेनी है। और ये जो इसकी जो पूरी यूनिट है इसकी इक्विवेलेंट की, वो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर लेनी। तो उस केस में 1000 कहाँ उतर जाता है, नीचे। मेन फॉर्मूला यही है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन देखिए मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस तो क्या होगी, 1000 के अपॉन एम, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, 1000 के अपॉन एन। वो एन कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। 1000 के से 1000 के कैंसिल, तो क्या बचा, एन अपॉन एम। नॉर्मलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल होती है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो बस नॉर्मलिटी की जगह लिख देंगे मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलरिटी से मोलरिटी कम कट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मोलर इक्विवेलेंट किस, मोलर कंडक्टेंस इक्वल हो गया मोलर अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो गया, एन फैक्टर के। या कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। तो ये बात ध्यान रखिए, और ये भी ध्यान होनी चाहिए, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ भाई, नॉर्मलिटी इक्वल होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये बहुत जगह यूज होता है, नॉर्मल बात है ये। देखिए अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लें इन फॉर्मूले पे, बिल्कुल सीधी सीधी फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम अगर बोर्ड एग्जाम में भी आएगी बिल्कुल एकदम सीधी, या कंपटीशन में भी आ जाए तो एकदम सीधी सीधी प्रॉब्लम आएगी। आप इसको फॉर्मूले पता होने चाहिए। थोड़े से 2-4 प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूँ कैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को। देखिए ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल फिल्ड विद 0.01 नॉर्मल BaNO3 का होल ट्वाइस। सॉल्यूशन इज कितना, 210 ओम। क्या दे दिया ने, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक सेल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 210। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कितनी आ गई, 210 ओम। और क्या दे दिया, उसकी नॉर्मलिटी भी आ गई सॉल्यूशन की, इतनी 0.01 नॉर्मल। एंड द सेल कांस्टेंट इज इतने, सेल कांस्टेंट दे दिया मतलब G स्टार। कह रहा फाइंड द मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बतानी फॉर द दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस निकालनी। मोलर कंडक्टेंस कैसे निकलेगी जी, मोलर कंडक्टेंस इक्वल होगी 1000 इंटू कंडक्टेंस अपॉन क्या होगा, मोलैरिटी। अब मुझे पहली बात तो मोलैरिटी नहीं दे रखी, नॉर्मलिटी दे रखी है। तो नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी, मोलैरिटी कैसे निकलेगी, नॉर्मलिटी इक्वल होती है, नॉर्मलिटी इक्वल होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, या मोलैरिटी हो जाएगी नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। तो मोलैरिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी तो है कितनी, 0.01। और बैलेंसी फैक्टर कितना होगा जी, देखिए जो भी किसी भी सॉल्ट का बैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जो कैटाइन पे चार्ज या टोटल एनाइन पे चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ Ba पे कितना चार्ज आएगा, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है तो +2, तो बैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 2। तो देखिए तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी अपॉन बैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी है 0.01 और बैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो यहाँ से मोलैरिटी तो आ गई। के कंडक्टेंस मुझे दे रखा है कितना, 0.66, रख दिया 0.66। अब बात आएगी किसकी, अब यहाँ पे क्या रह गया, क्या रह गया फिर, तो m आ गया मेरे पास
और क्या आ गया 1000 और कंडक्टेंस आ गई, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये तो कंडक्टेंस दे रखी है मुझे, क्या दे रखी है? सेल कांस्टेंट दिया है, कंडक्टेंस नहीं दी है। ठीक है, देखिए क्या है, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट दिया तो कंडक्टेंस नहीं दिया, तो कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू, देखिए कंडक्टेंस इक्वल होता है 1/रो, या वो इक्वल होता है 1/रो, रो की जगह मैं लिख सकता हूं आर आर एल, आर ए अपॉन एल, और एल कहां पहुंच जाता था? ऊपर, तो 1/r को तो लिख सकता हूं कंडक्टेंस, ठीक, और एल अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं? सेल कांस्टेंट। तो देखिए, तो कंडक्टेंस जी को हम क्या लिख सकते हैं? या तो 1/r, मुझे डायरेक्ट जी नहीं दे रखी, कंडक्टेंस डायरेक्ट कंडक्टेंस नहीं दे रखी, तो क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है। तो कंडक्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए के इज इक्वल टू हो गया जी इंटू जी स्टार, ये फॉर्मूला बताया। जी की जगह जी क्या है? कंडक्टेंस, जिसे क्या लिख सकते हैं? 1/r, और सेल कांस्टेंट मुझे डायरेक्ट दे रखा, तो बस, तो आर की वैल्यू कितनी है? 210, ठीक है, 210, और जी सेल कांस्टेंट कितना दे रखा? 0.66। यहां से ये क्या आ गया? कंडक्टेंस आ गया, इसकी वैल्यू रखेंगे यहां। तो कंडक्टेंस देखिए मुझे यहां से आ गया, और मोलरिटी के साथ आ गई नॉर्मलिटी बाई बैलेंसी फैक्टर, तो मोलरिटी आ गई नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 2, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है? +2, क्यों है? क्योंकि सेकेंड ग्रुप का। बस अब तो सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, in the conductivity cell 2 platinum electrode of area कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच आर फिक्स्ड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जिनका एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए पता चल गया यहां से। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर, तो क्या पता चल गई? एल, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, और इसको चेंज नहीं करेंगे मीटर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में यूज करते हैं। देखिए जो किस में निकाल लेते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूले है किसमें है? ये इसकी यूनिट किसमें आएगी? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये क्या पता चल गया? एल। तो हमें क्या पता चल गया? एरिया पता चल गया, एल पता चल गई। इफ द इलेक्ट्रोड आर जस्ट हाफ डिप्ड इन 0.05 मोलर, ये क्या है? मोलरिटी पता चल गई किसकी? K2SO4, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन है? K2SO4 सॉल्यूशन। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, और R पता चल गया जी, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना? 50 ओम। फाइंड द मोलर कंडक्टेंस, क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए, मैं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों निकालनी है। मोलर कंडक्टेंस पता चल जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल जाएगी, क्योंकि दोनों में रिलेशन है। क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इक्वल होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता चल जाए तो मोलर कंडक्टेंस निकल सकती है। अब पहले निकालूं किसको? अगर मुझे नॉर्मलिटी दे रखी है तो तुम आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए, और अगर मुझे मोलरिटी दे रखी है तो आप क्या निकाल लो? मोलर कंडक्टेंस निकाल लो। वैसे कोई सा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी को मोलरिटी में एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए खैर, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है? मुझे क्या चाहिए? मोलर कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाना 1000 K/m। मोलरिटी मुझे दे रखी है, कहीं भी कंडक्टिविटी नहीं दे रखी, तो कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। कंडक्टिविटी किससे निकलेगी? G इंटू जी स्टार। जी क्या होता है? 1/r, और सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। एल मुझे गिवन है, ए मुझे गिवन है। एल कितनी थी? 1.5, और एरिया कितना था? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर ये तो 5 रख रहा है जी। तो देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर ये रख रहा है 5, तो क्यों? उसने क्या कर रखा? जस्ट हाफ डिप्ड। जो इलेक्ट्रोड है वो लिक्विड के अंदर आधे मर्ज हैं, और मैंने आपको बताया था केवल वही एरिया लेना है जो फेसिंग एरिया है। फेसिंग एरिया भी कौन सा? मतलब दो इलेक्ट्रोडों का वो एरिया जो आमने सामने है, और कौन सा एरिया? जो लिक्विड के अंदर मर्ज है, जो डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर। तो इसका एरिया इलेक्ट्रोड का कितना है? 10, मगर उसका आधा ही एरिया क्या है? पानी में या इलेक्ट्रोलाइट में मर्ज है या डूबा हुआ है, तो क्या एरिया लेना? हाफ। तो कितना ले लिया? 5। तो आगे बात समझ में। तो कंडक्टेंस हो गया G इंटू जी स्टार। जी क्या है? ये कंडक्टिविटी किससे आ गई? G इंटू जी स्टार। जी क्या था? कंडक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 1/r के, आर में दे रखा 50, और सेल कांस्टेंट होता है L/A। एल की वैल्यू दे रखी, ए की वैल्यू दे रखी, मगर एरिया कौन सा लेना है? जो इलेक्ट्रोड का वो एरिया जो लिक्विड के अंदर मर्ज्ड है। तो कितना? हाफ मर्ज था, तो एरिया कितना था? 10, मगर आधा ही उसके अंदर लिक्विड के अंदर मर्ज था, तो ले लिया 5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये आ गई के, और के आ गई तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए बस। के यहां से निकल कर आ गया। एम मुझे दे रखा है कितना? 0.05, तो रख दीजिए वैल्यू। तो देखिए 1000, के की वैल्यू कितनी आ गई? 3/500, और एम की वैल्यू कितनी है? 0.05। इससे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल होती है
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। ठीक है, मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना, तो मोलर कंडक्टेंस के डिवाइड में पहुंच जाएगा एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल होगा मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा जी, देखिए कौन सा सोल्ट है, K2SO4, तो इसका बैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो या टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो। के पे कितना चार्ज होता है, +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, और कितने के हैं, 2 हैं, तो क्या हो गया +2। ये SO4 पे क्या होता है, टोटल -2, तो चार्ज माइनस का 2 है या प्लस का 2 है, तो कितना बैलेंसी फैक्टर हो गया 2। बस सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है इसमें। ये कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ कितना, ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, क्या दे दी, मोलैरिटी। NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, इज ये इतने ओम। रेजिस्टेंस का जिक्र सबसे शुरू में करा था, दिया सबसे लास्ट में। तो ये तो क्या दे दिया जी, मोलैरिटी M। ये क्या दे दिया, डायामीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, हाफ, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या दे दिया उसने, लेंथ दे दी L, कितनी, 50 सेंटीमीटर, और ये क्या दे दिया, रेजिस्टेंस इतने ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, एक तो क्या निकालना है जी, रो। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। चलिए जी, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी कैसा आएगी, C, मतलब कंडक्टिविटी आएगी G/G स्टार। G क्या होता है, कंडक्टेंस, जो किसके इक्वल होगी, 1/r के, और G स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है L/A। R मुझे गिवन है, देखो ये रहा, L मुझे गिवन है कितनी, 50 सेंटीमीटर, और एरिया यहाँ से कितना आ जाएगा, उनने क्या दे रखा, डायमीटर। डायमीटर मतलब कोई सर्कुलर एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो गया, सर्कुलर, तो क्या होगा, πr²। पाई एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ, πr²। r है कितनी, डायमीटर का आधा, वो कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर। जब 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आएगा, और 4 पहुंच गया, देखो ऊपर। क्लियर होगी बात। तो यहां से क्या आ गई, कंडक्टेंस आ जाएगी, सोल्व कर लेंगे इसे। ये आ गई कंडक्टेंस। अब वो पूछ रहा है रेजिस्टिविटी रो, तो रो क्या होगी रेजिस्टिविटी, 1/k की, क्योंकि k = होती है 1/रो, तो रो = 1/k। आ गई यहां से रेजिस्टिविटी भी। अब क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस किससे आएगा, 1000 × K/m। के हम यहां निकाल चुके हैं, और m मुझे दे रखा कितना, ये रहा 0.05। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेना है और कुछ नहीं। देखिए इस यूनिट को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये यूनिट आपस में चेंज, अगर हमें जैसे कंडक्टेंस दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट दे रखी है, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, ये तो रहेगा ही, बस यहाँ चेंज हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर दे रखा, तो उनमें आपस में अगर इस वाली यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये किसके इक्वल होती है, 10⁻⁴ के इक्वल होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको सोल्व करना है, तो चेंज करना है, तो ध्यान रखिए जरा इसको भी। सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगी इसमें, -4। वही यहीं से देख लो बस, इसे कोई अलग से स्पेशल याद करना थोड़ी, अरे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में तो करा। अगर मैं वैसे भी करवाऊँ तुमसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = कितने मीटर स्क्वायर होगा, तो 10⁻⁴ लिखोगे कि नहीं लिखोगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी। ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इज इतने। ये कह रहा है एक कंडक्टिविटी सेल है जिसके अंदर हमने क्या भरा है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम है, जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, जो इसके अंदर भरा है। दूसरा, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इतने, और इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी पाई गई, 1.2 सीमेन मीटर इनवर्स। व्हेन द सेम सेल, वही सेल, जब सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम। देखिए उन्होंने कहा व्हेन द सेम सेल इज फिल्ड विद 0.2 मोलर ऑफ द सेम सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन है, वही इलेक्ट्रोलाइट है, मगर अब कंसिडरेशन 0.1 की जगह कितनी है, 0.2। द सेम सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, अब जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम की बजाय कितना हो गया, 500 ओम। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, ये जो फाइनल वाला सॉल्यूशन है इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो पहले क्या कर लीजिए, कंडक्टिविटी में निकाल दूंगा,
मगर पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इस सेल का सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। देखिए कंडक्टिविटी किससे आएगी, C1 दे रखा मुझे 0.1 मोलर, R1 दे रखा 100 ओम और K1 दे रखा 1.2। अब क्या दे रखा, C2 मुझे दे रखा कितना 0.2 मोल और R2 मुझे दे रखा कितना 500 और K2 पूछ रहा है। तो पहले इस इक्वेशन को लगा के हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से सेल कांस्टेंट, इसको यूज करके सेल कांस्टेंट और वो सेल कांस्टेंट इसमें यूज करके क्या निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए के का फॉर्मूला क्या होगा जी, अगर मैं बात करूं तो के इज इक्वल टू क्या होगा 1/r। के इज इक्वल टू होता है जी इंटू जी स्टार और जी की वैल्यू लिखते हैं 1/r इंटू जी स्टार। तो यहाँ से के हमें पता है पहले इसके लिए के कितना है 1.2 और आर मुझे पता है कितना 100। तो यहाँ से हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे तो सेल कांस्टेंट कितना आ जाएगा के इंटू आर हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी है पहले के लिए 100 और के की वैल्यू कितनी है 1.2। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट आ गया। सेल का ये सेल कांस्टेंट क्या रहेगा फिक्स। अब ये सेल कांस्टेंट आ गया तो अब क्या करेंगे दूसरे के लिए, अब दूसरे के लिए लगा लेंगे। आपके K2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 इंटू सेल कांस्टेंट। K2 मुझे निकालना, R2 मुझे पता है सेकंड केस में R2 कितना है 500 और सेल कांस्टेंट मैं निकाल चुका हूँ वो फिक्स रहेगा कितना 120। यहाँ से क्या आ गया K2 और जब K2 आ गया तो मुझे क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी किसकी, इस सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले की निकालनी तो ये K2 रखना है। तो मोलर कंडक्टिविटी सेकंड की तो वो क्या होगा 1000 इंटू K2 अपॉन क्या होगा M। मगर ये क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है जी, ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, ये तो K/C कह रहा है। तो ऐसा यूनिट में क्योंकि हमें जो क्या दे रखा है जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं इसकी हमें जो क्या दे रखी थी उसने कंडक्टिविटी दे रखी थी, इसकी पहले सेल की जो कंडक्टिविटी 1.2 दे रखी थी। देखिए सीमेन मीटर इनवर्स, मतलब एसआई में दे रखा है। एसआई में मतलब सेंटीमीटर की जगह मीटर में। तो हम क्या यूज़ कर लें, या तो इस फॉर्मूले को यूज़ करिए या अब मुझे सी तो दे नहीं रखी कहीं भी, मुझे तो मोलरिटी दे रखी है। तो अगर मुझे एसआई यूनिट में वैल्यू निकालनी हो और सी ना दे रखा हो, सी क्या है, सी है मोल पर लीटर, मोल पर मीटर क्यूब, वो तो मुझे दे नहीं रखी, मुझे तो मोलरिटी दे रखी। क्या दे रखा, मोल पर लीटर दे रखा। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मोलरिटी यूज़ कर सकता हूँ, मगर वो 1000 ऊपर की जगह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा K/1000 इंटू एम। तो K तो कितना हो गया, K तो हो गया था देखिए 12/50, ये तो हो गया K। अब इंटू क्या होगा M कितना हो गया था 0.2 इंटू क्या होगा 100, वो 1000 ऊपर वाला जो 1000 वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आगे बस समझ, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बस वहां से सोल्व हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर्स में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ, ये कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल एनएवस सॉल्यूशन इज कितना है 0.022 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी ऑफ, एक कंडक्टिविटी दे रखी किसकी 0.1 नॉर्मल एनएवस सॉल्यूशन की कितनी है ये। तो व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। हमारे पास एक NaOH का सॉल्यूशन था और इसकी मोलरिटी कितनी, नॉर्मलिटी कितनी थी 0.1 और उसकी इस NaOH की कंडक्टिविटी कितनी थी ये। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने 0.1 नॉर्मल का HCl सॉल्यूशन और ऐड कर दिया सेम वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम इतना इसका था उतने ही वॉल्यूम का HCl कितनी नॉर्मलिटी का 0.1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन और इसमें ऐड कर दिया। तो कह रहा है फिर क्या कह रहा है, तो देखिए ऐड द सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, द कंडक्टिविटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिक्रीज टू इतने। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन गया उसकी कंडक्टिविटी घट के इतनी रह गई। देखिए डिक्रीज टू मतलब रिमेनिंग, इतनी रह गई। तो पहले कितनी थी ये, जब अकेला सॉल्यूशन था तो ये थी, और जब इसमें ये और मिक्स कर दिया तो अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। देन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी कंडक्टिविटी बतानी है। आगे बस समझ में चलिए, कंडक्टिविटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिक्रीज टू इतने, देन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। समझो जी, देखिए हमने क्या करा, हमारे पास पहले क्या था बेस और फिर उसमें क्या कर रहे हैं एसिड। जब एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं तो ये न्यूट्रलाइज होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे तो न्यूट्रलाइज की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर बेस में बेस डालता तो कोई दिक्कत नहीं था, N1V1 प्लस N2V2 इजिकल टू क्या लगा देता N3V3, या एसिड एसिड मिक्स होते तो क्या लगा देता N1V1 प्लस N2V2 इजिकल टू N3V3। मगर यहाँ पे एक एसिड और एक बेस है, एसिड और बेस है तो आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा इसके 1 इक्विवेलेंट से, और इक्विवेलेंट किससे आएंगे, ये क्या N इंटू 20 है। तो
तो देखिए इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 और इसका वॉल्यूम मान लीजिए v है। जितना वॉल्यूम इसका उतना ही वॉल्यूम इसका, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी 0.1 और वॉल्यूम कितना v। तो इसके मिलीक्वेंट्स कितने हो गए, इसके मिलीक्वेंट्स आ गए 0.1 इंटू वी, इसके मिलीक्वेंट्स भी कितना आ गए 0.1 इंटू वी। तो जितने मिलीक्वेंट्स इसके हैं उतने इसके हैं। अगर इसका 1 मिलीक्वेंट्स होगा तो इसका भी 1 मिलीक्वेंट्स इससे रिएक्शन करेगा। तो अगर इसके 10 मिलीक्वेंट्स रिएक्शन करेंगे तो इसके भी 10। तो अगर इसके 0.1 बी मिलीक्वेंट्स रिएक्शन करेंगे तो इसके भी 0.1 वी करेंगे। तो फाइनली ये इनिशियली ये 0 था। देखिए जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, NaCl बन गया और वाटर निकल गया। इस इनिशियली इसके मिलीक्वेंट्स हैं और इसके क्या है 0। ये क्या होंगे, तब तक रिएक्शन करेंगे जब तक किसी एक के मिलीक्वेंट्स खत्म ना हो जाए। मगर इसके भी मिलीक्वेंट्स और इसके मिलीक्वेंट्स दोनों के इक्वल हैं तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो फाइनली ये हो जाएंगे 0 और उसका इक्वलेंट्स बन जाएगा कितना, जितना इस एक के लिए घटा उतना इस एक के लिए बन जाएगा। तो 0.1 वी ये क्या बन गई, इसके मिलीक्वेंट्स बन गए। मगर फाइनल जो सॉल्यूशन बना ये तो खत्म हो गया, फाइनल सॉल्यूशन यही तो बना। इस सॉल्यूशन के अगर मैं फाइनल नॉर्मलिटी निकालूं तो इसके मिलीक्वेंट्स कितने आ गए, इसके मिलीक्वेंट्स कितने होंगे, जितने इसके मिलीक्वेंट्स रिएक्ट करेंगे इससे, जितने इसके उतने इसके, दोनों के रिएक्ट करेंगे बराबर, और जितने इसके रिएक्ट करेंगे उतने इसके रिएक्ट करेंगे और उतने इसके बनेंगे। तो इसके कितने रिएक्ट करे थे 0.1 नॉर्मल वी, तो इसके भी कितने करे थे 0.1 नॉर्मल वी, तो इसके भी कितने बनेंगे 0.1 नॉर्मल वी, इतने बन जाएंगे। अब ये तो है मिलीक्वेंट्स, मगर इसकी फाइनल नॉर्मलिटी अगर निकालूं तो नॉर्मलिटी किससे निकलेगी, नॉर्मलिटी क्या होगी, मिलीक्वेंट्स को टोटल वॉल्यूम से क्या कर दो डिवाइड। देखिए मिलीक्वेंट्स की सारे n इंटू वी, अगर मुझे सिर्फ नॉर्मलिटी निकालनी तो क्या करूंगा, टोटल वॉल्यूम से b से डिवाइड कर दूंगा। मगर पहले वॉल्यूम 20 का और 20 का जब दोनों को मिक्स करा तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा 2b। तो जब मिलीक्वेंट से वापस नॉर्मलिटी निकालूंगा तो इसलिए डिवाइड करूंगा वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करा था v से, मगर अब डिवाइड किससे होगा 2b से, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम टोटल कितना हो चुका 2b। तो b से b कट होगा तो क्या हो जाएगा 0.1/2। तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी क्या हो गई होगी, हाफ हो गई होगी। अगर पहले की नॉर्मलिटी कितनी आ रही थी 0.1, तो अब फाइनल की कितनी आ रही 0.1/2 नॉर्मल। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मलिटी ये हो गई। बस अब तो बात खत्म करें। तो फाइनल की कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है तो देखिए इक्विवेलेंट अगर हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी तो होगी 1000 इंटू के अपॉन नॉर्मलिटी। अब कौन सी फाइनल, क्यों, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन की हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, मोल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी 1000 इंटू के अपॉन नॉर्मलिटी। ठीक, जब इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ का रखते हैं नॉर्मलिटी। अब किसकी निकालना है, फाइनल की, तो इसलिए नॉर्मलिटी भी कौन सी, फाइनल वाली। तो 1000 तो 1000, ये के हमें दे रखा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी उसने दे रखी, जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी कंडक्टिविटी दे रखी 0.0055, तो कंडक्टिविटी ये रख दी। और नॉर्मलिटी जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी ये हो गई कितनी 0.1/2, तो ये क्या आ जाएगी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये कह रहा था कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कांस्टेंट जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करा है, हमें ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी जैसे हम केमिकल इक्विवेलेंट में लिखते हैं, आयनिक इक्विवेलेंट में लिखते थे। दो मिलीक्वेंट्स एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज होंगे जब तक कोई सा एक खत्म ना हो जाए। फिलहाल दोनों के मिलीक्वेंट्स बराबर थे तो दोनों कंप्लीट रिएक्ट होकर 0 बच जाएंगे और फाइनल वो बचेगा। एक छोटी सी बात है, अगर जैसे किसी भी नदी नाले में, ठीक है, कोई डबरा है जिसमें क्या है पानी बह रहा है, उसमें से अगर आप क्या है आप उसमें नहाना चाहते हैं और अचानक से क्या हो जाए उसमें कुछ बैलगाड़ियाँ, कुछ जानवर, कुछ क्या हो जाए निकल जाए तुरंत, तो क्या होगा उससे, जो उसमें जो नीचे कीचड़ बैठी थी वो सब उठ आएगी, जो पत्ते, जो धूल, जो कीचड़ थी वो सब ऊपर उठ के आ जाएगी और पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और वो नहाने लायक या पीने लायक नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर पानी के अंदर कूद जाओगे, पत्तों को हटाओगे, इधर उधर फेंकोगे। तो जितना अगर आप उसके अंदर कूदे तो जितना कूदोगे उतने, जितने पत्ते हटाओगे उसको साफ नहीं करोगे, उससे ज़्यादा आपके अंदर मूव करने से, कुछ वर्क करने से, पानी के हिलाने से उससे और ज़्यादा क्या होगी, कीचड़ नीचे से उठती चली जाएगी और वो पानी साफ होने की बजाय और भी गंदा होता जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए, थोड़ी देर किनारे पे बगैर पानी के अंदर एंटर करें, चुपचाप बैठ जाएं और चुपचाप बैठ के क्या करें, इंतज़ार नहीं करें, प्रतीक्षा करें। इंतज़ार में और प्रतीक्षा में बहुत अंतर है। इंतज़ार में क्या होता है, गुस्सा आता है, जब किसी चीज़ का इंतज़ार करना होता है तो गुस्सा आता है, और प्रतीक्षा में क्या होता है, प्रतीक्षा में गुस्सा नहीं आता। बैठे हुए क्या कर रहे हैं, बैठे हुए बस देख रहे हैं कि पानी साफ हो रहा है। तो आपके बगैर कुछ किए ही क्या होगा, धीरे धीरे पत्ते आगे बह जाएंगे और धूल नीचे बैठ जाएगी और कुछ देर बाद ही क्या होगा, वो पानी बिल्कुल फिर साफ हो जाएगा, फिर नहाने लायक हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही क्या है आपकी इस समय जो पढ़ाई का सेक्टर है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, तो इसमें क्या है बिल्कुल एकदम कीचड़ उठी पड़ी है। अब पढ़ा, जब पढ़ा तब पढ़ा, वहां से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, उसने बताया, उसने ये बताया, उसने ये तमाम कीचड़ क्या है उठी पड़ी है। और इस कीचड़ को अगर आप हटाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाइए कीचड़ और भी बढ़ जाएगी। तो क्या करें, शांति से, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ बस जो भी आपने जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स हैं या जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं किसी से या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चुपचाप बस उन्हीं को पढ़ते जाइए, सिर्फ उन्हीं को देखते जाइए, उन्हीं के पेज पलटते जाइए। करना कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी नहीं है। जो वो नोट्स पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर पढ़ा रहा है, सिर्फ उसको सुनते जाइए, उसको देखते जाइए, ठीक है। कोई नोट्स हैं तो उनको देखते जाइए, कुछ कोई लेक्चर पर से पढ़ रहे हैं तो उसको सुनते जाइए। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ठाली रहना है बस, बिल्कुल एकदम शांत, ठीक है। और तो आपके अंदर की, आपके लाइफ की, आपके पढ़ाई के सेक्टर की जो कीचड़ है वो बहुत जल्द बैठ जाएगी और एकदम साफ हो जाएगा पानी, ठीक है। चलिए, थैंक्स।